सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार, मैं प्रतिभा दीक्षित एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में। जैसा कि हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड से संबंधित पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं, तो पहले हम 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जिसमें संज्ञा प्रकरण को समाप्त कर दिया गया है। आज से संधि प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम अच संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। अगर अभी तक आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड प्लेलिस्ट से उन्हें देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। संधि क्या है, क्या होती है, ये सब आपको पता होगा, तो यहाँ पर हम बहुत विस्तृत ना करके संक्षिप्त रूप में बात करेंगे। संधि का विधायक सूत्र होता है परः सन्निकर्षः संहिता। वर्णों में अत्यधिक सन्निकर्ष होना, वर्णों में अत्यधिक समीपता होना, व्यवधान नहीं होना, वो संहिता होता है। ऐसे वर्णों की संहिता संज्ञा होती है। अर्थात 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल जब होता है, जब 2 या 2 से अधिक वर्ण अत्यधिक समीप हो और उनका मेल हो जाए तो वो संधि कहलाता है। संधि संस्कृत व्याकरण में 3 प्रकार की मानी गई है। यद्यपि प्राचीन आचार्यों ने और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि 5 प्रकार की है, क्योंकि प्रकृति भाव संधि और स्वादि संधि उनको ये अलग मानते हैं। लेकिन बाद में प्रकृति भाव संधि का समावेश स्वर संधि के अंतर्गत और स्वादि संधि का समावेश विसर्ग संधि के अंतर्गत कर लिया गया। तो कुल संधि के भेद कितने हैं? 3। अच संधि, स्वर संधि, हल या व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम इस वीडियो में अच संधि के विषय में बात करेंगे। देखिए, अच संधि क्या है, स्वर संधि क्या है? तो जहां पर स्वर का स्वर से मेल होता है और स्वर में ही परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है तो वो संधि स्वर संधि कहलाती है। जहां पर भी संधि होगी वहां पर आपको कोई ना कोई विकार, कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य ही देखने को मिलेगा। प्रकृति भाव संधि में यद्यपि प्रकृति परिवर्तित नहीं होती वर्णों की, उनमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं आता, लेकिन फिर भी संधि तो उसमें भी मानी जाती है। तो संधि जहां पर होगी वहां पर विकार या परिवर्तन अवश्य होता है। तो जहां पर 2 या 2 से अधिक स्वरों का मेल हो और स्वरों में ही विकार या परिवर्तन हो, अब चाहे तो दोनों स्वरों में परिवर्तन हो सकता है या चाहे एक स्वर में परिवर्तन हो सकता है, और जो दूसरा स्वर है वो उस परिवर्तित स्वर के परिवर्तन का कारण हो सकता है, तो वो स्वर संधि होती है। स्वर संधि मुख्यतः 8 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव। तो अब हम यहाँ पर इस वीडियो में संधि के अनुसार अध्ययन नहीं करेंगे। आप सोचेंगे ये क्या बात है? तो हाँ जी, यही बात है, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में जो सिलेबस है उसमें संधि नहीं दी गई है। ऐसा नहीं दिया गया है कि संधि प्रकरण ना, वहां पर हमें विशेषतः सूत्र बताए गए हैं। अगर आपने पाठ्यक्रम से संबंधित हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले वो देखिए। अगर आपके पास पाठ्यक्रम नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं या आरपीएससी की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आप यही कीजिए कि पाठ्यक्रम को अपने पास उसकी कॉपीज ले लीजिए, प्रिंट आउट ले लीजिए या फिर अपने मोबाइल में उसका पीडीएफ ले लीजिए और बार बार पाठ्यक्रम को देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। संधि का जो दूसरा शीर्षक दिया गया है पाठ्यक्रम में, उसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित संधि सूत्रानुसारम संधि संधि विच्छेदश्च, कि निम्नलिखित सूत्रों के अनुसार ही संधि आपसे पूछी जाएगी और संधि विच्छेद पूछा जाएगा। तो जिन स्पेशल सूत्रों को आपके लिए दिया गया है उनसे संबंधित प्रश्न ही आपसे पूछा जाएगा। देखिए, मैंने 2018 वाला जो पिछला सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें प्रश्नों को देखा है तो एक भी प्रश्न इन सूत्रों के अतिरिक्त नहीं आया है। लेकिन उससे पूर्व के जो 2016 और 14 में पेपर हुए थे उनमें एक आध प्रश्न इन सूत्रों से बाहर आए हुए हैं। तो या तो ऐसा हो सकता है, देखिए अब मुझे इतनी सटीक जानकारी नहीं है, या तो ये हो सकता है कि उन प्रश्नों को बाद में डिलीट कर दिया गया हो, क्योंकि प्रश्न डिलीट हो जाते हैं, अगर वो सिलेबस से बाहर आते हैं तो डिलीट हो जाते हैं। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि उस समय जो पाठ्यक्रम था उसमें वो सूत्र हो सकते हैं कि वो सूत्र पहले समाविष्ट हों तो उनके अनुसार ही प्रश्न आए हों।
लेकिन हमारे पास जो पाठ्यक्रम है अभी 2018 का फिलहाल, उसमें ये ही सूत्र हैं और इनसे ही आपके लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर कोई प्रश्न इनसे बाहर आता है तो या तो वो डिलीट हो जाएगा या फिर उसमें बोनस नंबर मिलेगा, वो एक बाद की प्रक्रिया है। तो हम यहाँ पर इन सूत्रों के अनुसार ही संधियों का अध्ययन करेंगे। इन सूत्रों का आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, इन सूत्रों का अर्थ आपको पता होना चाहिए, सूत्र से कौन सी संधि का विधान किया जा रहा है वो आपको पता होना चाहिए। तो प्रश्न किसी भी तरीके से आ जाए, कौन से में संधि नहीं है, कौन से में है, इस सूत्र के अनुसार कौन से पद में संधि हुई है, किसी भी तरीके का प्रश्न आ जाए आप उसे हल कर पाएंगे। दूसरी एक बात ये भी है कि अगर आप विश्वास नहीं करते सिलेबस पर, और जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ पढ़ना है कि हम नहीं मानते, हमें तो पूरी संधियां पढ़नी है, सारे सूत्र पढ़ने हैं, तो उसके लिए भी हम पहले ही वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। चैनल पर 3 वीडियोस तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संस्कृत संधियों पर बनाए गए हैं और 3 वीडियोस ट्रिक्स के अनुसार संधियों के लिए बनाए गए हैं। तो कुल 6 वीडियो पहले ही संस्कृत संधियों से संबंधित अपलोडेड है, वो आप संस्कृत व्याकरण प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और ट्रिक्स भंडार प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सूत्र के अनुसार ही अध्ययन करेंगे। अगर आपको और डिटेल पढ़ना है तो आप उन वीडियोस की मदद भी ले सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला सूत्र जो दिया गया है वो है इको यणचि। इको यणचि सूत्र क्या कहता है? देखिए, आपको रटना कुछ भी नहीं है। संस्कृत में ठीक है कुछ चीजें हैं, जैसे साहित्य है, वहां पर आपको अंक रटने पड़ेंगे, नाटकों की कथा वस्तु आपको याद करनी पड़ेगी, वो एक अलग चीज है। लेकिन व्याकरण ऐसा विषय है जिसको रटने की आपको आवश्यकता नहीं है। कुछ एक चीज है जैसे वर्णमाला है, माहेश्वर सूत्र हैं, तो वो तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। लेकिन ज्यादातर चीजें अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग को खोल कर रखेंगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। सूत्र बस आपको पता होना चाहिए, उसमें सारी बातें खुद ही छिपी हुई हैं। जैसे इको यणचि ये सूत्र है तो आपको इसमें कुछ रटना नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि इक का यण हो जाता है अचि। अचि कौन सी विभक्ति का रूप है? तो ये है सप्तमी का। इसका तात्पर्य है अच परे रहने पर इक के स्थान पर यण हो जाता है, इक को यण आदेश हो जाता है अगर अच परे रहे तो इक में इक, अगर आपने माहेश्वर सूत्र याद कर रखे हैं तो आपको पता होगा कि इक प्रत्याहार में ई उ री री इन 4 वर्णों का समावेश किया जाता है और यण प्रत्याहार में य व र ल। तो इक के स्थान पर क्रमशः य व र ल आदेश हो जाते हैं अगर इक के बाद अच परे हो। और अच स्वर जो हैं वो असवर्ण होने चाहिए, क्योंकि दीर्घ संधि जो है वो ये विधान करती है कि अक प्रत्याहार के परे अगर सवर्ण आ जाएं तो दीर्घ हो जाता है। तो अगर ई के बाद सवर्ण ई ही आ जाएगा, उसके ई के जैसा ई ही आ जाएगा, तो वहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ एक बात है कि इक के बाद में असमान स्वर आने पर, जैसे अगर ई है, छोटा ई या बड़ा ई कोई भी है, उसके बाद ई को छोड़कर कोई भी अगर स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। तो ई या ई के स्थान पर होता है य आदेश, उ या उ के स्थान पर वा हो जाता है, री या अगर दीर्घ री है तो उसके स्थान पर रा हो जाता है और री के स्थान पर ला हो जाता है। अब री आप बोलेंगे कि आपने 2 क्यों नहीं लिखे, तो री में दीर्घ का अभाव होता है, ये बात हम पिछले संज्ञा प्रकरण में पढ़ चुके हैं। तो आप इसको अच्छे से याद रखिए, री दीर्घ री नहीं होती, री ऋश्व और प्लुत 2 ही प्रकार की होती है। तो ई के स्थान पर य आदेश, उ के स्थान पर व आदेश, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल आदेश हो जाता है। अब इसके जो प्रसिद्ध उदाहरण हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, मैंने वही यहाँ पर लिखे हैं। इसके अतिरिक्त और भी किसी अच्छी पुस्तक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास पुस्तकें होंगी बीए में जो आपने पढ़ी होंगी, 12वीं क्लास तक भी बहुत सारा विषय समाविष्ट होता है व्याकरण से संबंधित, या इसके अतिरिक्त आपके पास कोई और अच्छी पुस्तक है तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। सुधी प्लस उपास्य, तो ई के पश्चात उ आने पर ई को या आदेश हो जाता है और यहाँ पर शब्द बनता है शुद्ध्युपास्य। प्रति प्लस एकम, तो ई को या आदेश होकर प्रत्येकम। इति प्लस आदयः इत्यादयः। मधु प्लस अरि,
मध्वरिः। यहाँ पर उ को परे असवर्ण अच रहते व आदेश हो गया और यहाँ पर उ को व होकर पद बनता है मध्वरिः। वधू प्लस अलंकारः वध्वलंकारः। यहाँ पर देखिए ये जो पूर्व का वर्ण होता है केवल परिवर्तन उसी में होता है, उसी के स्थान पर आदेश होता है। बाद का जो स्वर है वो यूं का यूं ही रहता है। तो ये स में जो उ है इसको वा हो जाएगा तो स आधा रह जाएगा और बाद में ये जो आ है ये इसमें मिलेगा तो बनेगा स्वागतम, इस प्रकार से। तो आप याद रखिए इसमें एकादेश नहीं होता, इसमें केवल जो पूर्व का वर्ण है इक जो है उसके स्थान पर यण आदेश होता है। अब री से संबंधित उदाहरण देखते हैं। तो पितृ प्लस इच्छा, यहाँ पर री को रा होकर पितृच्छा, इस प्रकार से शब्द बनता है। मातृ प्लस उत्सवः मातृत्सवः। धात्री प्लस अंशः धात्रिंशः। पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। इसी प्रकार री प्लस आकृति ही लाकृति, क्योंकि री के स्थान पर ला आदेश हो गया है तो पद बनेगा लाकृति ही। री प्लस ऐश्वर्यम लैश्वर्यम। गम री प्लस आदेशः गमलादेशः। तो ये इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जो सीधे सीधे आपको परीक्षा में मिल सकते हैं। दूसरा, अगर आप ट्रिक्स के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एक सामान्य पहचान इसकी ये है कि आपको य व दिखाई देंगे और उनसे पूर्व आपको आधा स्वर, कोई भी आधा व्यंजन दिखाई देगा। और अगर इस तरह से त्र किसी शब्द में दिखाई देता है तो वो यण संधि है। दूसरा सूत्र है एचो अयवायावः। ये सूत्र क्या कहता है? ये कहता है कि एच के स्थान पर, एच में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो एच प्रत्याहार में आते हैं ए, ओ, आई और औ। इन एच के स्थान पर क्रमशः आय, अव, आय और आव ये आदेश होते हैं। कब होते हैं? जब परे अच रहे तो अच परे रहते इसकी अनुवृत्ति पिछले सूत्र से हुई है, आप ऐसा मान सकते हैं। तो एच के स्थान पर, ए के स्थान पर आय आदेश हो जाता है, ओ के स्थान पर अव आदेश हो जाता है, आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है अगर कोई भी स्वर इनसे परे रहे तो। यहाँ पर भी जो आदेश है वो केवल इसी वर्ण के स्थान पर होगा, बाद वाला स्वर अपरिवर्तित रहेगा। इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे हरे प्लस ए हर ये। तो यहाँ पर ये जो ए था हरे में, इस ए के स्थान पर हो गया आय, तो आधा र में जब आ मिला तो र पूरा हो गया हर य और बाद वाला ए मिलकर पद बनता है हर ये। इसी प्रकार चे प्लस अनम, तो चे में ए के स्थान पर आय हो जाएगा तो पद बनेगा चयनम। ने प्लस अनम नयनम। भो प्लस अनम, तो यहाँ पर ओ के स्थान पर अव आदेश होगा और पद बनेगा भवनम। पो प्लस अनः पवनः। पो प्लस इत्रम पवित्रम। क्योंकि यहाँ पर ओ को अव आदेश हुआ तो अव आदेश होने से प में अ मिल गया तो ये हो गया पव और इसमें ई मिला तो बना पवित्रम। विष्णु प्लस ए, ओ को अव होकर विष्णवे। इसी प्रकार नई प्लस अकह नायकः, क्योंकि यहाँ पर आई को आय आदेश हो जाता है। चई प्लस अकह चायकः। पौ प्लस अकह, तो औ को क्या आदेश होता है? आव, तो औ के स्थान पर आव होकर पद बनता है पावकः। नौ प्लस इकह नाविकः। तो इतनी सी बात है एचो अयवायवः के संबंध में, बस आपको याद रखना है एच के स्थान पर आय, अव, आय और आव आदेश होते हैं और अगर परे स्वर रहे तो। तीसरा सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घः। ये सूत्र दीर्घ संधि का विधान करता है। ये क्या कहता है? देखिए इस सूत्र में भी छिपा हुआ है कि अकह, अक से परे सवर्ण, सवर्णे, सवर्णे का तात्पर्य है सवर्ण परे रहने पर। अक से परे सवर्ण, अर्थात सवर्ण का मतलब है समान वर्ण। जैसे अगर अ है तो उसके बाद आ रहे या आ रहे, आ और आ आपस में सवर्ण होते हैं, ये बात हम कर चुके हैं। तो आ अगर यहाँ पर कह रहे हैं इसका तात्पर्य है अ या आ, तो अ या आ के बाद अ या आ रहे तो दोनों मिलकर आ हो जाते हैं, दीर्घ हो जाता है। दीर्घ एकादेश यहाँ पर होता है। एकादेश का क्या तात्पर्य है? अभी तक यण और
अयादि संधि में केवल आदेश हुआ था, इक के स्थान पर यण आदेश हुआ था, एच के स्थान पर अयादि आदेश हुए थे। लेकिन यहाँ पर एक आदेश होता है। एक आदेश का तात्पर्य ये है कि अक और उनके बाद में आने वाला सवर्ण दोनों मिलकर एक आदेश होते हैं, दोनों में परिवर्तन होता है, दोनों के स्थान पर दीर्घ एक आदेश होता है। अक में आते हैं अ, ई, उ, री और री। तो अगर अ या आ के बाद अ या आ आए तो ये दोनों मिलकर इन दोनों के स्थान पर आ हो जाता है। ई और ई, इनके बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर बड़ा ई हो जाते हैं, दीर्घ ई हो जाते हैं। उ, उ और उ या उ आए उनके बाद तो ये दोनों मिलकर दीर्घ उ, और री के बाद री और री आए तो दीर्घ री हो जाते हैं। और री के बाद अगर री आता है तो वो री हो जाता है, क्योंकि री में दीर्घ का अभाव होता है। तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर री ही होते हैं। अब इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे दैत्य प्लस अरि, तो यहाँ पर आ और आ ये दोनों मिलकर आ हो जाएंगे, दोनों के स्थान पर आ हो जाएगा। तो या में आ की मात्रा लग जाएगी और पद बनेगा दैत्याहरि। मुर प्लस अरि मुरारी। इसी प्रकार आ और आ मिलकर भी आ हो जाते हैं और पद बनता है देव प्लस आलयः देवालयः। विद्या प्लस आलयः विद्यालयः। श्री प्लस ईशः श्रीशः। इसी प्रकार कवि प्लस इंद्रः कवीन्द्रः। विष्णु प्लस उदयः विष्णुदयः। वधु प्लस उत्साह वधूत्साहः। पितृ प्लस ऋणम, यहाँ पर ये दोनों री मिलकर दीर्घ री हो जाएंगे और पद बनेगा पितृणम। इसी प्रकार होत्री प्लस ऋकारः होत्रिकारः। री प्लस ऋकारः ऋकारः। तो ये दीर्घ संधि से संबंधित सूत्र है। अब अगला सूत्र है आद्गुणः। आद्गुणः सूत्र गुण संधि का विधान करता है। ये क्या कहता है, आत अवर्ण से परे। आत का तात्पर्य आ, तो आ जो है वो आ का सवर्ण संज्ञक होता है, तो हम यहाँ पर कहेंगे अवर्ण से परे, अर्थात अ या आ से परे ई उ री री, इनके रहने पर दोनों के स्थान पर गुण एक आदेश हो जाता है। यहाँ पर इक की अनुवृत्ति हुई है कि इक से आत से परे इक रहे तो दोनों के स्थान पर गुण एक आदेश हो जाता है। तो अब गुण क्या होता है, पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए कि गुण हम एक आदेश कर देंगे, दोनों को मिलाकर एक गुण कर देंगे, लेकिन गुण क्या होता है उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। तो गुण संज्ञा का विधायक सूत्र होता है अदेंग गुणः। और आप इन दोनों में अंतर ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो आद्गुणः सूत्र है ये गुण संधि का विधान करता है कि आत से परे अवर्ण से परे इक के आने पर गुण एकादेश हो जाता है। और जो अदेंग गुणः सूत्र है वो ये बताता है कि गुण क्या होते हैं। तो अत और एंग, अत में है अवर्ण और एंग में आते हैं ए ओ। तो आ ए और ओ इनकी गुण संज्ञा होती है। तो जब अ या आ से परे ई उल री री आएंगे तो हम वहां पर आ ए और ओ ये विधान कर देंगे। अब एक और विधान यहाँ पर किया जाता है कि जहां पर रिकार होगा, रिकार से संबंधित गुण कार्य होगा, वहां पर जब आ हो जाएगा तो उसके साथ र भी हम लगा देंगे, रपर हो जाएगा, और रिकार से संबंधित गुण कार्य में लपर हो जाएगा, अर्थात अ या आ के बाद री आने पर अल हो जाएगा और अ या आ के बाद री आने पर अर हो जाएगा। तो ये बात हम कर चुके। अ या आ के बाद अगर ई या ई आए तो ए हो जाता है, अ या आ के बाद उ या उ आए तो ओ हो जाता है, अ या आ के बाद री या री आए तो अर हो जाता है, और अ या आ के बाद अगर री आए तो अल हो जाता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे नर प्लस ईशः नरेशः। गुण संधि की ये पहचान है कि आपको जो संधि पद है उसमें ए की मात्रा और ओ की मात्रा दिखाई देती है, तो या फिर ऊपर आपको इस तरह से री दिखाई देता है और उससे पूर्व में आ की मात्रा दिखाई देगी। तो जैसे ये है नरेशः महेशः नेति उपेंद्रः सूर्योदयः गंगोदकम, इसमें आपको ए और ओ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर गुण संधि होगी। तो नर प्लस ईशः नरेशः, महा प्लस ईशः महेशः, ना प्लस इति नेति
उप प्लस इंद्रः, यहाँ पर आ और ई दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, दोनों के स्थान पर एकादेश होता है तो पद बनता है उपेंद्रः। सूर्य प्लस उदयः सूर्योदयः। गंगा प्लस उदकम गंगोदकम। हित प्लस उपदेशः हितोपदेशः। ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि। तो इस तरह से आपको ऊपर री की मात्रा दिखाई देगी और पूर्व के वर्ण में आ दिखाई देगा। कृष्ण प्लस रिद्धि, तो यहाँ पर आ और री मिलकर अर आदेश हो जाता है और बनता है कृष्णर्दि। वर्षा प्लस ऋतु, यहाँ पर आ और री दोनों मिलकर अर आदेश हो जाते हैं और पद बनता है वर्ष ऋतु। अधम प्लस ऋणः अधमर्णः, ये बहुत ही प्रचलित उदाहरण हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप इनका संधि विच्छेद भी अच्छे से देख लीजिए और किस तरह से पद बना है ये भी अच्छे से देख लीजिए। री से संबंधित उदाहरण है तव प्लस ऋकारः, तो यहाँ पर आ और री मिलकर अलादेश होकर पद बनता है तवलकारः। अगला सूत्र है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि सूत्र वृद्धि संधि का विधान करता है। ये क्या कहता है कि अवर्ण से परे एच अगर आए, एची, एची का तात्पर्य है एच परे रहने पर वृद्धि एकादेश होता है। इसमें आत जो है उसकी अनुवृत्ति पिछले सूत्र से की गई है, तो आत का तात्पर्य अवर्ण से परे अची अच रहने पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। इसका क्या मतलब है, अगर पूर्व में अ या आ रहे और उसके बाद ए ओ आई औ रहे तो उनके स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। अब हम वृद्धि एकादेश तो कर दें लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वृद्धि क्या होती है, तो वृद्धि संज्ञा का विधायक सूत्र होता है वृद्धिरादैच। और इन दोनों सूत्रों में भी आप अंतर याद रखिए, वृद्धि रेचि जो सूत्र है वो वृद्धि संधि का विधान करता है और वृद्धिरादैच सूत्र वृद्धि संज्ञा करता है। ये बताता है कि कौन कौन से वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। तो ये सूत्र कहता है आत ऐच, आ की, आई की और औ की, इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। तो जब हम वृद्धि एकादेश करेंगे तो या तो हम आ करेंगे या ए करेंगे या औ करेंगे। तो आ या आ से परे ए या आई रहें तो आई एकादेश हो जाता है और आ या आ से परे ओ या औ रहें तो औ आदेश हो जाता है। इसमें आपको संधि पद में जो पद आपको प्राप्त है उसमें दो मात्राएं दिखाई देंगी, या तो ऐ की मात्राएं दिखाई देंगी या औ की मात्राएं दिखाई देंगी। जैसे सभाइका, सदैव, कृष्णैत्वम, दैवैश्वर्यम, सर्वैक्यम, जलौघः, गंगौघः। तो यहाँ पर आपको दो दो मात्राएं दिखाई दे रही हैं। तो सभा प्लस एका, आ से परे ए जब आता है तो दोनों मिलकर आई हो जाते हैं और पद बनता है सभैका। इसी प्रकार सदा प्लस एव सदैव, कृष्ण प्लस एकत्वम कृष्णैकत्वम, देव प्लस ऐश्वर्यम दैवैश्वर्यम, सर्व प्लस ऐक्यम सर्वैक्यम, जल प्लस ओगः जलौघः, गंगा प्लस ओघः गंगौघः, तंडुल प्लस औदनम तंडुलौदनम, महा प्लस औषधम, ये महा है मग के जैसा लग रहा है, महा प्लस औषधम महौषधम, कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम कृष्णौत्कंठ्यम। तो जहां पर आपको दो मात्राएं दिखाई देंगी वो वृद्धि संधि होती है। अब देखिए इसके दो अपवाद हैं जिनके संबंध में प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। वैसे संभावना नहीं है क्योंकि इनका विधान नहीं किया गया, लेकिन फिर भी दो अपवाद तो आप याद रख ही सकते हैं। एक तो है उप प्लस एति, तो यहाँ पर एंगी पर रूपम जो सूत्र है उसके अनुसार पररूप संधि होनी थी, लेकिन सप्त विषयक वृद्धि का विधान किया गया है। 7 ऐसे प्रसंग हैं जहां पर दूसरी संधियों को बाध करके वृद्धि संधि हो जाती है। तो उस संबंध में यहाँ पर उप प्लस एति, इसमें जो पररूप संधि होनी थी उसके स्थान पर वृद्धि हो जाती है और पद बनता है उपैति। इसी प्रकार अक्ष प्लस उहिनी, यहाँ पर आ और उ ये दोनों मिलकर गुण संधि होनी थी और पद बनना था अक्षोहिणी, लेकिन यहाँ पर भी निषेध हो जाता है और वृद्धि होकर पद बनता है अक्षोहिणी। तो ये जो प्रसंग हैं ये सप्त विषयक वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। अगर आप उनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो संस्कृत व्याकरण प्लेलिस्ट में
अच संधि से संबंधित जो वीडियो है आप उसको देख लीजिए, वहां पर हमने डिटेल से इनके विषय में बात की है। और यहाँ पर अगर आप ये दो शब्द भी अलग से याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगला सूत्र है एंगी पररूपम। एंगी पररूपम पररूप संधि का विधान करता है। ये क्या कहता है? एंगी, एंग परे रहने पर, एंग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो ए ओ ंग, तो इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? ए और ओ। अब ये क्या कहते हैं? एंग परे रहने पर पररूप एकादेश हो जाता है। अब यहाँ पर हमको कुछ अनुवृत्ति करनी पड़ेगी, कुछ शब्दों का ग्रहण पूर्व के सूत्रों से करना पड़ेगा। तो वो क्या है कि अवर्णांत उपसर्ग से परे एंग आदि धातु रूप रहने पर दोनों के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है। यहाँ पर दो तरह की शर्त हैं। पहली क्या है कि पूर्व में या तो अ या आ ये रहने चाहिए, और ये जो अ या आ है ये उपसर्ग से संबंधित ही होने चाहिए, अर्थात किसी उपसर्ग का ही अंत में अगर अ या आ है तो वो होने चाहिए। और जो ये बाद में ए और ओ हैं ये किसी धातु से संबंधित ही होने चाहिए। तो जब ये दोनों में संधि होती है तो वो वृद्धि नहीं होती, उसमें वृद्धि का निषेध कर दिया जाता है और उसमें पररूप एकादेश हो जाता है। ये दोनों मिलकर पर बाद वाले के जैसे हो जाते हैं, तो ये दोनों मिलकर ए ही हो जाते हैं। और इसी प्रकार अगर उपसर्ग से संबंधित अ के बाद धातु से संबंधित ओ रहता है तो ये दोनों के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है और दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ। जैसे उदाहरण से आप समझिए, यहाँ पर है प्र प्लस एजते, तो एजते धातु है, यहाँ पर धातु से संबंधित ए है और पूर्व में क्या है? उपसर्ग। तो उपसर्ग के अंत में, प्र के अंत में क्या है? अ। तो यहाँ पर अ से परे ए रहने पर इन दोनों के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है और वृद्धि आई नहीं होती, उसका निषेध हो जाता है और दोनों के स्थान पर ए होकर पद बनता है प्रेजते। इसी प्रकार उप प्लस औषधि, तो उप में आ है और ये ओ है, ये दोनों के स्थान पर भी पररूप एकादेश होकर पद बनता है उपौषधि। परा प्लस ए लयति, तो यहाँ पर ए, यहाँ पर आ और ए इन दोनों के स्थान पर पररूप एकादेश होकर पद बनता है परेलयति। इस प्रकार तो ये वस्तुतः जो एंगी पररूपम सूत्र है ये वृद्धि संधि का अपवाद है, आप ऐसा मान सकते हैं। ये किन्हीं स्थानों पर वृद्धि का निषेध करके और ये पररूप एकादेश का विधान करता है। अब देखिए दो तीन प्रश्न मैंने इससे संबंधित देखे हैं। जैसा कि मैं आपको बता रही थी 2016 वाली जो भर्ती थी और 2014 वाली, उसमें ये मनीषा शब्द पूछा गया, तो आप इनको भी याद रखिए। यहाँ पर आप दो शब्द तो अलग से याद रख ही सकते हैं, और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं इसके अतिरिक्त तो और भी जो सूत्र हैं तो उनके विषय में पढ़ना चाहते हैं तो आप जो संस्कृत व्याकरण प्लेलिस्ट में आज संधि का वीडियो है उससे पढ़ लीजिए। या फिर आप ये दो शब्द याद रखिए, यहाँ पर ये जो मनस प्लस ईशा, इसमें पररूप संधि होकर पद बनता है मनीषा। यहाँ पर एक सूत्र आता है शकंदाद्विसु पररूपम वाच्यम, कि सकंद आदि गण में पठित शब्दों में जो टी है उसका पररूप एकादेश हो जाता है, स्वर परे रहते। तो यहाँ पर टी का क्या तात्पर्य होता है? अचो अंत्यादि टी। अचो अंत्यादि टी का तात्पर्य है अचो में जो अंतिम अच है, अर्थात किसी भी शब्द में जो अंतिम स्वर है वो जिसके आदि में है, ऐसे पूरे समुदाय की टी संज्ञा होती है। तो ये जो मनस पद है, इस मनस पद में अंतिम अच क्या है? अंतिम स्वर क्या है? न में जो आ है वो, तो वो किसके आदि में है? स के। तो इस पूरे समुदाय की टी संज्ञा होती है और उस टी से परे स्वर रहने पर इन दोनों के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है। तो अस और ई इन दोनों के स्थान पर ई हो जाता है और शब्द बनता है मनीषा। इसी प्रकार शक प्लस अंधु पद बनता है शकंदु। तो ये दो शब्द आप स्पेशली याद रखिए यहाँ पर। अगला सूत्र है एंग पदांतात अति। ये सूत्र क्या कहता है? ये पूर्व रूप संधि का विधान करता है। ये कहता है कि एंग पदांतात अति, पदांत एंग से परे अत रहने पर दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। यहाँ पर दो चीजें हैं,
पदांत एंग होना चाहिए। पदांत का तात्पर्य है किसी पद के अंत में अगर एंग है, एंग में क्या क्या आते हैं, ए और ओ, तो पूर्व वाला जो स्वर है वो ए और ओ होना चाहिए। और वो कैसा ए और होना चाहिए, जो किसी पद से संबंधित है। पद संज्ञा किसकी होती है, सुप सुप तिंगंतम पदंत, या तो वो सुबंत होगा या तिगंत होगा। तो उनसे संबंधित जो ए और ओ हैं उनके परे अत रहने पर, अत का तात्पर्य है ऋष्व आकार के रहने पर, दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। पूर्व रूप के, पूर्व के जैसा रूप दोनों के स्थान पर हो जाता है। और जो बाद वाला आ है उसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पदांत ए है और उसके बाद अगर आ है तो दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा, और ये जो आ था इसके स्थान पर हम अवग्रह चिन्ह लिख देंगे। इसी प्रकार अगर पद से संबंधित ओ के बाद आ रहे तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा और आ को हम अवग्रह चिन्ह के रूप में लिख देंगे। इसके उदाहरण देखते हैं। हरे प्लस अव, तो यहाँ पर एक आदेश होकर हरे अव। विष्णु प्लस अव, विष्णु अव। तो जिस पद में आपको अवग्रह चिन्ह दिखाई देता है वो में आप आंख बंद करके कर दीजिए, उसमें पूर्व रूप संधि होती है। ऐसे ही को प्लस अस्ति, कोस्ति। को प्लस अपि, को अपि। मुरारे प्लस अव, मुरारे अव। इस प्रकार से। और अंतिम सूत्र है इदुदेद द्विवचनम प्रग्रह्यम। इदुदेद द्विवचनम प्रग्रह्यम सूत्र क्या करता है, ये प्रग्रह्य संज्ञा का विधान करता है। प्रग्रह्य संज्ञा नाम देता है किन्हीं विशेष पदों को। अब प्रग्रह्य संज्ञा क्यों नाम दें, क्योंकि एक प्रकृति भाव संधि जो अच संधि के अंतर्गत समाहित होती है, मैं आपको बता चुकी हूँ, वो प्रकृति भाव संधि का विधायक सूत्र होता है प्लुत प्रग्रह्यम अचि नित्यम, कि जो प्लुत संज्ञक होते हैं और जो प्रग्रह्य संज्ञक होते हैं अगर उनके परे अच रहे तो वहां पर नित्य ही प्रकृति भाव हो जाता है। वहां पर कोई भी संधि प्राप्त हो रही हो लेकिन वहां पर संधि नहीं होती, वहां पर प्रकृति भाव संधि हो जाती है। वो पद यूं के यूं ही रह जाते हैं, वो स्वर, वो अच यूं के यूं ही रह जाते हैं, उनमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता। तो प्रकृति भाव संधि के संबंध में प्रग्रह्य संज्ञा का विधान किया गया है और ये महत्वपूर्ण सूत्र है। इससे संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सूत्र क्या कहता है कि इदु, इसमें देखिए 3 शब्द हैं, 4 हैं, ईत, ऊत, एत, द्विवचनम। द्विवचन से संबंधित ईत, ईत का तात्पर्य है इकारांत, बड़ी ई, दीर्घ ईकारांत, दीर्घ उकारांत और दीर्घ एकारांत, वो कैसे होने चाहिए, द्विवचन से संबंधित उन पदों की प्रग्रह्य संज्ञा होती है। और फिर जिनकी प्रग्रह्य संज्ञा होती है उनमें प्लुत प्रग्रह्यम अचि नित्यम सूत्र से अच परे रहने पर प्रकृति भाव ही हो जाता है। तो अब ये देखिए, आप उदाहरण से समझिए। जैसे ये पद है हरि, तो ये पद है हरि और ये हरि के जब रूप चलते हैं तो द्विवचन में इस तरह का पद बनता है। तो द्विवचन से संबंधित हो गया ये, और इसके अंत में क्या है, दीर्घ ई। तो इसमें दोनों शर्त हमारे पास हो गई, द्विवचन से संबंधित भी है और दीर्घ ईकारांत भी है। तो इसकी कौन सी संज्ञा हो गई, प्रग्रह्य संज्ञा। प्रग्रह्य संज्ञक होने के कारण इसके पश्चात एतऊ आने पर भी इसमें यण संधि नहीं हुई, अपितु प्रकृति भाव संधि हो जाती है और ये इसी प्रकार रहता है हरि एतऊ। इसी प्रकार विष्णु प्लस इमऊ, ये अगर हमारे पास है तो विष्णु, ये जो पद है दीर्घ उकारांत, ये विष्णु शब्द के जब रूप चलते हैं तो द्विवचन में पद बनता है विष्णु। तो ये द्विवचन से संबंधित है और दीर्घ उकारांत है, तो इसकी प्रग्रह्य संज्ञा हो जाती है। और प्रग्रह्य संज्ञक होने के कारण परे अच रहने पर भी यहाँ पर प्रकृति भाव हो जाती है, प्रकृति भाव संधि यहाँ पर हो जाती है और इसी तरह से इनकी संधि होकर पद बनता है विष्णु इमऊ। इसी प्रकार है गंगे अमु, तो गंगे भी द्विवचन का रूप है, तो इसकी भी प्रग्रह्य संज्ञा हो जाती है। ये भी एकारांत है और द्विवचन है, इसलिए प्रग्रह्य संज्ञक हो जाता है। तो इसमें भी परे अच रहने पर प्रकृति भाव हो जाता है। इसी प्रकार पचेते इमऊ, तो पद का तात्पर्य केवल सुबंत नहीं है, आप याद रखिए, पद तिगंत भी पद ही होते हैं जिनमें तिप आदि प्रत्यय लगे हुए हैं, अर्थात धातु रूप जो हैं वो भी पद होते हैं। तो पचेते जो रूप बनता है पच धातु का द्विवचन में,
उसमें ये द्विवचन से संबंधित है और एकारांत है, तो इसकी भी प्रग्रहीय संज्ञा हो जाती है। और प्रग्रहीय संज्ञा होने के कारण बाद में अच होने पर भी प्रकृति भाव यहाँ पर होता है। तो इसे भी आप समझ लीजिए, अच्छे से याद रखिए, क्योंकि बहुत बार इसके संबंध में प्रश्न पूछा जाता है। किसी भी तरह से अब प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा पद इस सूत्र के अनुसार सिद्ध नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा पद इदुदे द्विवचनम प्रग्रह्यम के अनुसार सिद्ध है, तो किसी भी तरह से प्रश्न आ जाए, अगर आपको सूत्र का तात्पर्य पता है तो आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो हमने जो 8 सूत्र दिए गए हैं अच संधि के संबंध में, उन सभी का यहाँ पर अध्ययन कर लिया है। आशा है आपको ये समझ आए होंगे। तो आप इनको पढ़ते रहिए, इनका रिवीजन करते रहिए, और हो सके तो किसी नोटबुक में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको साथ साथ नोट भी करते चलिए, जिससे आगे आपको अगर कभी आप भूल जाएं तो उसमें से देखकर आप रिवाइज कर पाएं, आपको कोई परेशानी ना हो। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अब अगले वीडियो में हम हल संधि का अध्ययन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।